बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द एटमॉस्फेयर एंड द एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री। सो जिसके अंदर हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर किस तरह का है, हम एटमॉस्फेयर को किस तरह से डिफरेंट जो है उसकी लेयर्स में डिवाइड करते हैं, और कुछ बेसिक केमिकल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर हो रहे हैं, तो हम उनको स्टडी करेंगे। So let's start our today's lecture. So the first thing is कि एटमॉस्फेयर होता क्या है, एटमॉस्फेयर कहते किसको है। और बेसिकली अगर हम इन्हें डिफाइन करने हैं कि एटमॉस्फेयर होता क्या है, तो इट्स जस्ट थिन लेयर ऑफ गैसेज है जो अराउंड अर्थ, जो हमारे अर्थ सरफेस है इसके गिर्द जो गैसेस मौजूद हैं डिफरेंट टाइप्स की, तो वो एक लेयर बनाती हैं जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा एटमॉस्फेयर है। So if you have to define the atmosphere, so you can say the thin layer of gases which are covering the surface of the earth or which are around the earth surface is known as atmosphere. So बिफोर कि हम इसको आगे डिटेल में देखें कि एटमॉस्फेयर को, तो पहले कुछ चीज़ें हम इसको ओवरव्यू करते हैं कि बेसिकली ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो लेयर ऑफ गैसेस हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, ये इनका काम क्या है, बेसिकली ये क्या पर्पस सर्व कर रही हैं, इनकी जो प्रेजेंस है वो हमें क्या फ़ायदा दे रही है, क्या नुकसान दे रही है। तो जो पहला रोल प्ले करती है जो एटमॉस्फेयर, वो ये है कि एज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट जो है वो एज अ एक्ट करती है कि जब आप सन में से आपकी कॉस्मिक रेज आ रही हैं कि जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, जो यूवी रेज आ रही हैं जो कि आपके ह्यूमन के लिए अगर वो बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी हैं और ज़्यादा उसमें आ रही हैं, तो वो अफेक्ट कर सकती हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं। तो एक तो ये जो गैसेस की लेयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ये एक तो जो हार्मफुल रेडिएशन है उनको अब्जॉर्ब करता है और हमें प्रोटेक्ट करता है उन रेडिएशन से। द सेकेंड थिंग जस्ट जो हमने पहले डिस्कस किया था इन ग्लोबल वार्मिंग में कि जो ये गैसेस हैं और जो थिन लेयर है जिसके अंदर डिफरेंट पार्टिकल भी मौजूद होते हैं, तो ये जो टेम्परेचर है उसको मॉडरेट करने का काम भी करते हैं। सो अगर ये गैसेस ना हो और यहाँ पे जो टेम्परेचर जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, तो अर्थ का टेम्परेचर इतना कम होगा कि यहाँ पे लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सो जो पहला रोल है इस एटमॉस्फेयर का, तो अगर वो ये है कि एज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट हमें जो है प्रोटेक्ट करती है, और अगर ये एटमॉस्फेयर ना हो, ये लेयर ऑफ गैसेस ना हो, तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी अर्थ पे। ठीक है, ये तो पहली चीज है। सेकेंड जो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है इसके, हमने सांस लेनी है, पौधों ने भी जो है वो फोटोसिंथेसिस करनी है, अपना फूड प्रिपेयर करना है। सो फॉर प्लांट्स, फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें जो है सांस लेने के लिए जो बाकी एनिमल्स हैं हमें ऑक्सीजन चाहिए। सो दैट्स व्हाट वी गेट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो अगर हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ये ना हो, तो देन अगेन हम कहेंगे कि देयर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ। अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं होगी, देयर विल बी नो प्लांट्स। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी एनिमल जो है वो वहाँ पे जिंदा नहीं रह सकता। So this is the second major function of the atmosphere, to provide necessary gases. Then जो एटमॉस्फेयर है दैट इज एक्चुअली जो करता है कि ट्रांसपोर्ट करता है और रिसाइकल करता है डिफरेंट वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को, जिस तरह से जो बारिश का साइकिल है। तो अगर ये ना हो तो देन अगेन अगर एटमॉस्फेयर और ये गैसेस ना हो, तो देन अगेन जो रिसाइकलिंग है अगर न्यूट्रिएंट्स की नहीं होगी, तो देन अगेन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। अच्छा, मेनली अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, हम आगे डिटेल में डिस्कस करें, तो जो अगर हम ओवरऑल देखें तो अराउंड 78% जो ये जो एटमॉस्फेयर है वो 78% जो है वो नाइट्रोजन है उसके अंदर, 78%, और 21% जो है उसमें से ऑक्सीजन है। तो ये मिलके बन जाता है तकरीबन 99%।
तो रिमेनिंग 1% जो है वो बाकी सारी जो है वो गैसेस मौजूद हैं। इसके अंदर हम दो चीजें हैं कि जब हम बात करते हैं कि तो रेशो ऑलमोस्ट सेम है, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, हम इनको कहते हैं ये परमानेंट गैसेस हैं। अब जो रिमेनिंग 1% गैसेस हैं उनके अंदर भी हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। हम कहते हैं कि एक परमानेंट गैसेस हैं और एक हम कहते हैं वेरिएबल गैसेस हैं। दैट बेसिकली डिपेंड करता है कि वो गैसेस के जिनकी कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, आल्दो वो बहुत कम है, लेकिन अगर वो कांस्टेंट है तो इस तरह की जो गैसेस हैं हम उनको कहते हैं कि दीज आर द परमानेंट गैसेस। एंड वो गैसेस के जो के टाइम के साथ, टेम्परेचर के साथ, एरिया के साथ चेंज होती है जिनकी कंसंट्रेशन, उनको हम कहते हैं कि दे आर द वेरिएबल गैसेस। सो यू कैन सी हियर कि ये हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि अराउंड 78.08% जो है वो नाइट्रोजन है एंड 20.95% जो है ऑक्सीजन है। सो जो रिमेनिंग है हमारे पास, जो अगर हम बात करते हैं परमानेंट गैसेस की, तो जो आर्गन है दिस इज अराउंड 0.93%। तो 99% तो ये था और फर्दर 0.9% क्या हो गया, तो ओनली 0.1% जो है वो बाकी जो है वो गैसेस मौजूद हैं, जिसके अंदर हम परमानेंट गैसेस में अगर बात करते हैं तो हमारे पास नियॉन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है और ज़ीनॉन है। इनकी कंसंट्रेशन जो है जो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। बाकी जो वाटर वेपर्स हैं इनकी कंसंट्रेशन डिपेंड करती है कि मौसम किस तरह का है, सर्दियां हैं, गर्मी है, कौन से एरिया में, तो वहाँ पे ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जिसकी रेशियो है वो चेंज होती है। सेम इज द गैस फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इन जो गैसेज हैं हम इनको कहते हैं कि दीज आर द वेरिएबल गैसेज। सो ओवरऑल जो है हम जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी हमारे पास गैसेज हैं हम इन दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। सो नेक्स्ट जो है स्ट्रेटिफिकेशन है कि हम जो एटमॉस्फेयर है इसको कैटेगराइज कैसे करते हैं कि जो, क्योंकि जो अगर हम इसको स्टडी करें, जब हम डिटेल में देखेंगे तो जो एटमॉस्फेयर है जो एक लेयर है जो कि अराउंड अर्थ सरफेस से लेकर तकरीबन 500 किलोमीटर तक ऊपर जाती है, इसकी जो कंपोजिशन है वो सेम नहीं है, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम नहीं है, टेम्परेचर प्रोफाइल सेम नहीं है, प्रेशर प्रोफाइल सेम नहीं है। तो इसको जो है वो डिफरेंट लेयर्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, जिस डिफरेंट लेयर्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। जो सबसे लोअर है उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर कहते हैं, एंड देन जो टॉप सेकंड जो लेयर है हम उसको स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, देन मेसोस्फियर एंड देन थर्मोस्फियर। तो 4 लेयर्स हैं जिनके अंदर हम एटमॉस्फेयर को बेसिकली डिवाइड करते हैं, एंड दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन कि उनके अंदर कौन से फिजिकल और फोटोकेमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज उस लेयर की चेंज होती हैं विद द एल्टीट्यूड। सो मेनली दीज आर 4 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। हम इनको अब एक एक करके जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो लेयर है जो बिल्कुल जमीन की अर्थ की सरफेस से लेकर तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर तक जो टॉप तक जो सरफेस है, जो जिसके अंदर हम सांस ले रहे हैं, जिस लेयर के अंदर एटमॉस्फेयर की, उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर कहते हैं। इसके अंदर इट कंटेन्स एयर फॉर ब्रीथिंग, और जो मेन एक फिनोमेना है जो ट्रोपोस्फियर के अंदर एक हम इनकाउंटर करते हैं, वो ये है कि जब हम हाइट पे जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एल्टीट्यूड पे, तो विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। अगर हम अर्थ की सरफेस हैं तो सपोज अगर 30 डिग्री है, तो अगर हम 1 किलोमीटर हाइट पे जाएंगे, 2 किलोमीटर हाइट पे जाएंगे, 3 किलोमीटर पे जाएंगे, अप टू 11 किलोमीटर जब हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। और जो अपर लेयर है जो ट्रोपोस्फियर की, जब हम 11 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं तो वहां पे टेम्परेचर जो है वो अराउंड -56 डिग्री सेल्सियस होता है। सो इन ट्रोपोस्फियर द फिनोमेना है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, तो टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। और द सेकंड मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक है ट्रोपोस्फियर की वो ये है कि यहाँ पे जो एयर है, क्योंकि वो सर्कुलेट कर रही होती है, वो और एयर की वजह से जो इसके अंदर गैसेस वगैरह हैं, जो भी इसकी कंपोजिशन है वो कंटिन्यूसली मिक्स होती रहती है, जिसकी वजह से इसकी जो कंपोजिशन होती है मेजर गैसेस की वो ऑलमोस्ट
कंसिस्टेंट होती है, इसलिए हम कहते हैं कि जो ट्रोपोस्फेयर है यहाँ पे होमोजीनियस कंपोजिशन होती है मेजर गैसेस की, कि पूरी जो लेयर है उसके अंदर एक जैसी कंपोजिशन होगी। ऐसे नहीं है कि एक जगह पे जो है वो कंसंट्रेशन और है, दूसरी जगह पे कंसंट्रेशन और है। तो क्योंकि यहाँ पे एयर सर्कुलेशन होती है तो जो कंपोजिशन है वो ऑलमोस्ट होमोजीनियस रहती है ट्रोपोस्फेयर के अंदर। एक चीज जो कि हम आप कॉमनली जानते भी होंगे, जो एक बड़ा कॉमन फिनोमेना है कि जब आप एयर को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उसकी की भी चीज है जिसको आप उसको हीट करते हैं तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो ऊपर उठ जाती है। और हम ये मैट्रिक में भी पढ़ाया जाता है कि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर चली जाती है क्योंकि वो हल्की हो जाती है, इसकी डेंसिटी कम होती है। सो इस चीज का फायदा क्या है, मतलब यहाँ पे हम क्यों डिस्कस करें। द थिंग इज कि जब आप ट्रोपोस्फेयर की बात करें, जो अपर लेयर है जिसको हम ट्रोपोपॉज भी कहते हैं, कि जो केमिकल टॉप लेयर है 11 किलोमीटर पे, जहां से ऊपर सेकंड लेयर स्टार्ट होती है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो -56 डिग्री सेल्सियस है। जो अपर लेयर है उसका टेम्परेचर जो है वहां पे हाई होता है। अब जो अगर नीचे -56 है, ऊपर टेम्परेचर ज्यादा है, तो यहाँ पे इस लेयर की वजह से मिक्सिंग नहीं हो सकती, क्योंकि नीचे वाली जो गैसेज है यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है और जो ऊपर लेयर है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो जो गर्म हवा है वो नीचे नहीं आ सकती। और इस वजह से, क्योंकि ये उसने तो ऊपर जाना है, वो उसकी डेंसिटी कम है, और ये वाली जो लेयर है क्योंकि ये बहुत ठंडी है, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, तो इस वजह से ये अपनी जगह पे रहेगी। और ऊपर वाली जो आल्दो की एयर है, मतलब एटमॉस्फेयर है, बट स्टिल यहाँ पे एक तरह की लेयर बन जाती है कि जिसकी वजह से जो ऊपर वाली गैस है, जो ऊपर वाली कंपोजिशन है, वो नीचे नहीं आ सकती, इस बेसिकली टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से। और यहाँ पे द सेम थिंग इज एक्सप्लेन्ड इन दिस पैराग्राफ के जो कोल्ड टेम्परेचर है, जो लेयर है ट्रोपोपॉज जिसको हम कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर के टॉप लेयर है, वहां पे टेम्परेचर इतना कम होता है, खासकर जो वाटर वेपर्स होते हैं वो कंडेंस होते हैं, आइस बना देते हैं। तो इस वजह से हैवी होने की वजह से इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो ये ऊपर नहीं जाती, जिसकी वजह से अगर ये ऊपर जाएगी वहां पे हाई इंटेंसिटी रेडिएशन है, वहां पे इसका ब्रेकअप होगा, फोटो डिसोसिएशन होगा। तो इस तरह की जितनी भी प्रोसेस हैं वो ट्रोपोपॉज की वजह से, कि जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, ये प्रोसेसेस नहीं होते। So this is one of the major characteristic जिसकी वजह से जो लोअर एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर हम सांस ले रहे हैं, इसकी जो कंपोजिशन है वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम रहती है। और जो टॉप लेयर्स हैं उसके अंदर अगर कोई कंटेमिनेंट है, कोई ऐसी स्पीशीज हैं कि जो टॉक्सिक हैं, जो रेडिकल्स वगैरह हैं, अगर फोटो डिसोसिएशन से वहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो वो जो है वो जो लोअर लेयर है उसके अंदर मिक्स नहीं होते, उनकी डिफ्यूजन नहीं होती। Anyway, this was the troposphere, जो कि फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर हम सांस लेते हैं। And the second layer from that is from 11 to 50 kilometer above sea level is that we call it stratosphere. As compared to troposphere, जो stratosphere है it's drier होती है और इसकी जो density होती है वहाँ पे कम होती है, और यहाँ पे as such air की mixing नहीं होती। So इसकी जो composition होती है की वो homogeneous नहीं होती, कहीं पे कौन सी एक गैस की concentration ज्यादा होगी, कहीं पे दूसरी गैस की ज्यादा होगी, तो हेट्रोजीनियस यहाँ पे कंसंट्रेशन होती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। और यहाँ पे मोस्टली जो टेम्परेचर होता है वो विद एल्टीट्यूड इंक्रीज करता है, ठीक है। और जो मेन पॉइंट है इसका स्ट्रेटोस्फीयर का, वो प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर है, कि जो कि अराउंड 17 to 30 किलोमीटर जो है फ्रॉम सी लेवल मौजूद होती है, एंड जो कि हमें जो डेंजरस यूवी रेडिएशन है इनसे हमें सेव रखती है, उनको एब्जॉर्ब करती है और ब्लॉक करती है कि वो सरफेस तक ना पहुंच सके। सो स्ट्रेटोस्फीयर जो है बेसिकली जानी जाती है द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। और ये वो ओजोन है जिसकी हमने पहले भी बात की है कि जो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन है ये अच्छी ओजोन है, इसको हम कहते हैं गुड ओजोन, कि जो कि हमें इन यूवी रेडिएशन से महफूज रखती है और यूवी रेडिएशन को अर्थ तक नहीं पहुंचने देती। लेकिन अगर यही ओजोन, क्योंकि हमारा यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट है उसकी वजह से नीचे नहीं आ सकती ट्रोपोस्फेयर में, अगर मिक्सिंग पॉसिबल होती और ओजोन नीचे आ सकती,
तो मेरा नहीं जो है अंदाजा कि अगर इसकी इजीली मिक्सिंग होती तो लाइफ एग्जिस्ट कर सकती, क्योंकि ओजोन जो है वो बहुत टॉक्सिक है। तो अगर ओजोन प्रोड्यूस भी होती है जो ट्रोपोस्फेयर के अंदर थोड़ी बहुत अगर कंसंट्रेशन में अगर जो प्रोड्यूस हो सकती है, अगर यहाँ पे कोई फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं तो यहाँ तो वो अपने टॉक्सिक इफेक्ट जनरेट करती है। ओजोन इज वेरी टॉक्सिक। सो जो स्ट्रेटोस्फेयर की ओजोन है, जो सेकंड लेयर है अपर, दैट इज गुड फॉर ह्यूमन बींग्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। लेकिन अगर यही ओजोन ट्रोपोस्फियर में आ जाती है जहाँ पे हम सांस ले रहे हैं, तो इट विल कॉज जो सीवियर हेल्थ इश्यूज, तो दैट ओजोन विल बी टॉक्सिक। Anyway, the third layer, which is above the stratosphere, which is from 50 to 80 kilometer above sea level, is known as mesosphere, इसको कहते हैं। अच्छा, एक चीज है कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं एटमॉस्फेयर में, ग्राउंड से अगर आप बात करें सी लेवल से, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वहाँ पे एयर प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। अल्टीमेटली जब हम बहुत आगे चले जाते हैं वहाँ पे फिर हम कहते हैं एयर प्रेशर होते ही नहीं, वहाँ पे वैक्यूम है ऑलमोस्ट, वहाँ पे प्रेशर नहीं होता। तो यहाँ इवन जब हम 50 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं जहाँ से मेसोस्फीयर स्टार्ट होती है, तो वहाँ से जो है जो प्रेशर होता है एयर का वो बहुत कम होता है। और यहाँ पे भी टेम्परेचर अप टू तकरीबन -92 डिग्री सेल्सियस तक होता है। एंड यहाँ पे इसकी जो मेसोस्फीयर है, यहाँ पे जो डिफरेंट जो आप गैसेस की बात करें तो डिफरेंट जो स्पीशीज वगैरह होती हैं इनकी कंसंट्रेशन भी बहुत कम होती है। तो यहाँ पे जो रेडिएशन एब्जॉर्बेंस है वो कम होती है। जो ज़्यादातर रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही होती हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में होते हैं जहाँ पे ओजोन जो है उसको एब्जॉर्ब करती है। लेकिन जो मेसोस्फीयर है यहाँ पे अंदर एज सच कोई खास एब्जॉर्प्शन नहीं होती रेडिएशंस की। एंड द टॉप लेयर जो है एटमॉस्फेयर की, जो कि 80 किलोमीटर से लेके आगे 500 किलोमीटर तक है, इसको हम थर्मोस्फेयर कहते हैं। और यहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो हाई एनर्जी रेडिएशन पेनिट्रेट कर रही है और उसके अब्जॉर्बर्स की वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है। सो ओवरऑल जो है ये बेसिक डिवीजन है एटमॉस्फेयर की 4 डिफरेंट लेयर्स के अंदर। और वो लेयर जिसके अंदर हम सांस ले रहे हैं अप टू 11 किलोमीटर, उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। जो अपर लेयर है जिसके अंदर ओजोन मौजूद है, जो हमें डेंजरस लाइट रेडिएशन है उनसे प्रोटेक्ट कर रही है, उसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। देन द अपर लेयर जो है उसको हम मेसोस्फेयर कहते हैं, और फिर जो सबसे ऊपर लेयर है उसको हम थर्मोस्फेयर कहते हैं। सो टोटली एटमॉस्फेयर को जो है हम इन 4 लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन सर। अच्छा, ये तो था जी सर, ये कि जो गैस हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे जो यूवी रेडिएशन है ना आ रही है, ये जो हमने मेसोस्फीयर की बात की है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्यों लो हो जाता है? सॉरी, थोड़ा सा आहिस्ता बोलिएगा, आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आवाज कट रही है थोड़ी। सर, जब मेसोस्फीयर जिस यहाँ पे हमने बात की कि -52 में होता है, तो वहाँ पे यूवी रेडिएशन आ रही हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्यों नहीं मतलब ज़्यादा होता उसकी वजह से? जो सन की वहां रेडिएशन पे तो आ रही है। टेम्परेचर रेडिएशन आ रही है, लेकिन बेसिक ये है कि सिर्फ यूवी रेडिएशन अगर सिर्फ पास हो रही कहीं से तो वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। टेम्परेचर तब इंक्रीज होता है कि यूवी रेडिएशन रिएक्ट करें किसी केमिकल स्पीशी के साथ, किसी कोई भी जो है वो उसके अंदर अगर गैस है उसके साथ रिएक्ट करें, उसको ब्रेक डाउन करें, वहां पे फर्दर बेसिकली फोटो डिसोसिएशन हो, फोटो केमिकल रिएक्शन हो। हम आगे जाके आज अभी हमारे लेक्चर में हमने पढ़ना है कुछ फोटो केमिकल रिएक्शन। जब वहां पे फोटो केमिकल रिएक्शन होते हैं फिर वहां पे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। जब रेडिकल्स बनते हैं तो वो फिर फर्दर चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, वहां पे फिर हीट जनरेट होती है, इस वजह से वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। लेकिन मैंने इस आपको मेंशन किया है कि जो जो स्फेयर है यहाँ पे एनर्जी रेडिएशन को अब्जॉर्ब के लिए स्पीशीज नहीं होती, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती। आल तो यहाँ पे यूवी रेडिएशन आ रही है, लेकिन वहां पे ऐसी कोई खास स्पीशीज है ही नहीं कि जो उसको अब्जॉर्ब करें। जब वो उसको अब्जॉर्ब नहीं करेंगी तो वो ब्रेक नहीं होगी, जब वो ब्रेक नहीं होंगी तो वहां पे कोई रेडिकल नहीं बनेंगे, वहां पे कोई चेन रिएक्शन नहीं होंगे। जब वहां पे रिएक्शन नहीं होंगे तो वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। थैंक यू सर। दैट्स वाई जो है उसका टेम्परेचर जो है वो कूल होता है। ठीक है। अच्छा, एक मैंने आपसे पहले भी क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, क्योंकि अब हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं
तो इसको दोबारा से एक डिस्कस करते हैं कि बेसिकली जब हम बात करते हैं वेदर की या क्लाइमेट की, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वेदर जो है वो एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, क्लाइमेट लॉन्ग टर्म फिनोमेना है, और वेदर एक लोकलाइज्ड फिनोमेना है, क्लाइमेट जो है वो जनरल ओवरऑल फिनोमेना है। तो यहाँ पे बेसिक जिस चीज़ों पे हम इनको डिस्टिंग्विश करते हैं कि यहाँ का वेदर कैसा है या वहाँ का वेदर कैसा है, अगर हम कंपेयर करें कि इस पाकिस्तान का क्लाइमेट और यूएस का क्लाइमेट में, यूके क्लाइमेट में या वेदर में क्या डिफरेंस है। तो बेसिक जो कुछ पैरामीटर्स हैं वो हम स्टडी करते हैं। एक तो टेम्परेचर है कि कुछ जैसे हम कहते हैं कि यहाँ का जो वेदर है वो थोड़ा सा जो ट्रॉपिकल एरियाज की फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं तो वहाँ टेम्परेचर रहते ही अराउंड 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। इससे ना कम होता है ना इससे ज़्यादा होता है। फिर हम प्रेशर की बात करते हैं, आप मरी की साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे प्रेशर और जो यहाँ पे हमें प्रेशर में काफ़ी डिफरेंस है। तो क्योंकि एल्टीट्यूड जो है वो और वो जो है वो प्रेशर जो है उसमें डिफरेंस आता है। इस तरह ह्यूमिडिटी की बात है, क्लाउडीनेस है और विंड वेयर है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं कि जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं कि जो डिटरमिन करते हैं कि किस तरह का वेदर है या क्लाइमेट। तो अगर आपने जैसे सिंपल डिफाइन करना है, डिफरेंस बताना है कि वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है, तो वेदर बेसिकली एक कोई भी एक स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, चाहे वो आप टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, चाहे आप विंड की बात कर रहे हैं, जो कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए और एक स्मॉल जियोग्राफिक एरिया के लिए, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है कि फॉर एग्जांपल अभी हम सर्दियां हैं और कुछ दिनों के लिए यहाँ पे मौसम चेंज हो जाता है, या कभी जब गर्मियों में होते हैं, जब मानसून आते हैं तो वहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होना शुरू हो जाती है, नॉर्मली जो है वो बारिश नहीं हो रही होती। तो ये बेसिकली वेदर कंडीशन है कि जो एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए होती हैं और कुछ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरियाज हैं जहाँ पे ये होते हैं। अब ये जैसे मानसून होती है वो पूरे वर्ल्ड में तो नहीं हो रही, एक स्पेसिफिक एरिया में हो रही है और एक स्पेसिफिक टाइम में हो रही होती है। सो दीज आर द चेंजेस ऑफ वेदर, मतलब इसको हम कहेंगे। तो क्लाइमेट होता है बेसिकली दैट इज अ पैटर्न ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो कि एक लार्ज ज्योग्राफिक रीजन जो होता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होता है। और जो क्लाइमेट चेंज ये इतना फास्ट नहीं होता है। क्लाइमेट चेंज के लिए जो है आपको हम कहते हैं सर्दियां गुजर जाती हैं, तो बहुत स्लो प्रोसेस है। और जिसके अंदर जो आपका पूरे ग्लोब है, जो पूरा वर्ल्ड है और जो लार्जर एरियाज हैं वो इसके अंदर जो है वो चेंज आते हैं। जैसे अगर आप बात करें तो ओजोन डिप्लीशन की जब जैसे हम बात करते हैं कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम कई सालों से और इस तरह की चीज़ें जब हम इवॉल्व कर रहे हैं, मिट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो ओजोन का लेयर जो डिस्टर्ब हुई है, तो बेसिकली दैट इज अ क्लाइमेट चेंज, वो वेदर की चेंज नहीं। तो इस तरह के जो पैटर्न्स हैं हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं कि जो हम एटमॉस्फेयर है अपना उसको स्टडी करते हैं। एक तो लॉन्ग शॉर्ट टाइम जो चेंजेस हैं जो हम कहते हैं कि वेदर चेंज हो रहा है, और एक हम उसको चेक अपने एटमॉस्फेयर को जो है उसको चेक करते हैं फॉर द अवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और जो ओवर द ग्लोब की कितना चेंज आ रहा है, जिसको हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज कितना हो रहा है। तो बेसिकली ये दो कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो किस सिमत में जा रहा है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही हैं ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब मेरा आपसे एक सवाल है आप लोगों से कि बहुत बच्चों वाला सवाल है, वैसे तो मैट्रिक में भी लोग पूछते रहे, आसमान नीला क्यों नजर आता है? आपने जवाब देना है, सर मैंने नहीं क्योंकि देना। जो मौजूद ओजोन गैस होती है, ओजोन जो है उसका वो इम्पार्ट हो जाता है ब्लू कलर। वैसे जो आसमान का अपना कलर है वो ब्लैक है, रिफ्लेक्शन की वजह से ब्लू कलर नजर आता है। किसकी वजह से ब्लू नजर आता है? आपकी आवाज सही नहीं आ रही ओजोन थी गैस मुझे। की वजह से, जो ओजोन है ना, ओजोन। अच्छा, ओजोन की वजह से। ओजोन का कलर क्या होता है? ओजोन की ब्लू होता है सर। अच्छा, ओजोन ब्लू होती है, इस वजह से स्काई ब्लू नजर आता है, आपका कहना ये है। और सर कोई बताना जब चाहेगा? लाइट आती है तो वो जब जी रिफ्लेक्शन होती है। सर मोस्टली सनलाइट जो एंटर कर रही होती है एटमॉस्फेयर से, मतलब अर्थ की तरफ, तो वो जो होता है वो कलर उसका ब्लू होता है, तो उस वजह में जो होता है स्काई जो है ब्लू कलर नजर आ रहा होता है। अच्छा, और लेकिन सर जो हमारी जो हमारे यहाँ पे, बोलूं? मुझे ये बताएं कि हेलो हम जो सूरज की रोशनी आती है सफेद नजर आती है हमें, और शाम के वक्त जो है जरा पीली पीली हो जाती है, तो नीला आसमान क्यों हो गया? रोशनी तो हमें इस तरह की नजर आ रही होती है।
सर सनलाइट में सब कलर्स होते हैं लेकिन हमारी आईज जो है वो ब्लू कलर ज्यादा सेंसिटिव है ब्लू कलर के लिए। ये आपको किसने कहा है कि हम ब्लू कलर से ज्यादा सेंसिटिव हैं? वो रिफ्लेक्ट करते हैं आई थिंक। अच्छा, इसके अलावा कोई आइडिया किसी के जहन में? अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको एक गुलाब का फूल है, अक्सर सुर्ख भी होता है, वैसे तो नए डिफरेंट कलर भी आ गए हैं, वैसे वो रेड रोजेस जो है वो जो बेसिक चले आ रहे हैं वो रोज जो है रेड कलर का होता है, तो रेड क्यों नजर आता है? क्योंकि बाकी कलर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रेड जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्योंकि जब लाइट पड़ती है उसके अंदर सारे जो कलर होते हैं उसमें से रोज जो है वो बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब करते हैं और रेड कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं या स्कैटर करता है, ठीक है, ऐसा ही है। और वो रेड कलर को वापस भेजता है उससे टकरा के, तो जो हमारी आंखों को नजर आता है, इस वजह से रोज जो है वो रेड कलर का होता है, ऐसा ही है। यस सर। लेकिन रात को तो सनलाइट नहीं होती ना हाँ, सर, रात के वक्त तो सनलाइट नहीं होती ना, फिर क्यों रेड नजर आता है? इसलिए रात को आपको नजर भी नहीं आता ना। हाँ? तो रात को अंधेरे में बगैर रोशनी के देखें आपको नजर आएगा? सर वो तो इलेक्ट्रिक बल्ब हुए ना। जी, सर वो तो इलेक्ट्रिसिटी की लाइट से वो नजर आएगा ना सर, सनलाइट तो ना हुई। लाइट की है, जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइट है वो कौन सा हमें जो है वो कॉस्मिक रेज, ये रेडियो रेज एमिट कर रही है, वो भी तो यही जो विजिबल लाइट एमिट कर रही होती है ना। और जो जी सर। ब्लू कलर रेड कलर है वो बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ विजिबल लाइट, और जो हमारी लाइट हम यूज कर रहे हैं, जो बल्ब यूज कर रहे हैं, वो विजिबल लाइट के अंदर ही इमिशन दे रहे हैं। जी जी सर। तो फिर एनीवे बात ये हो रही थी कि जब आप लाइट किसी चीज पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे डालते हैं तो कुछ लाइट को अब्जॉर्ब करती है और बाकी को जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, कुछ केसेस में स्कैटर करती है। वो जो लाइट स्कैटर हो रही होती है वो आप तक पहुंच रही होती है और उसकी वजह से उसका कलर नजर आता है। अब आसमान जो है वो नीला क्यों नजर आता है? सर क्योंकि तो आसमान सर में जो है ना वो ब्लू कलर वो स्कैटर कर देता होगा, तो हमें इसलिए ब्लू वेवलेंथ में जो उस वेवलेंथ में ब्लू कलर आता है जो वो स्कैटर करता है, तो वो हमें नजर आता है। जी, तो बेसिकली द बेसिक इज द स्कैटरिंग ऑफ वेवलेंथ की जो सोलर लाइट जो हमारे यहाँ पे आ रही है ज्यादातर विजिबल रीजन में होती है, और जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है सोलर लाइट की, जो ब्लू लाइट होती है बेसिकली इट्स शॉर्टर इन वेवलेंथ होती है, और मॉलिक्यूल इसको जो है वो ज्यादा स्कैटर करते हैं एज कंपेयर टू जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट है। तो बिकॉज ऑफ दैट स्कैटरिंग बाय द मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर, तो वो प्रेफरेबली जो ब्लू कलर है, जो ब्लू सोलर लाइट है, जो ब्लू लाइट है, इसकी रेडिएशन को जो है वो ज्यादा स्कैटर करते हैं। इसके वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन द दैट रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम जो है, हमें जो आसमान है वो नीला नजर आता है। बेसिकली जो ओजोन होती है दैट इज कलरलेस, ओजोन का कोई कलर नहीं होता। तो ये जस्ट आसमान जो नीला नजर आता है इस वजह से कि जो सूरज की लाइट जमीन तक आ रही है विजिबल रीजन में से, उनमें जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, इस वजह से हमें आसमान जो है वो नीला नजर आता है। तो ये तो बात हो गई आसमान नीला क्यों नजर आता है। अब एक सवाल और भी है, वो ये है कि सुबह के टाइम पे जो सूरज की रोशनी होती है या जो शाम के टाइम पे सूरज की रोशनी होती है वो वाइट नहीं होती, वो जरा और सा कलर होता है, पीली पीली होती है, ऑरेंज ऑरेंज होती है, ऐसा ही है ना? मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? तो आपने मुझे ये बताना है नेक्स्ट लेक्चर में टुमारो कि वो ऐसा क्यों होता है, उस सुबह के वक्त पे सूरज की रोशनी सफेद क्यों नहीं होती, या जब सूरज डूब रहा होता है तो उस वक्त वो वाइट क्यों नहीं लाइट आ रही होती, उस तरह की लाइट क्यों आ रही होती है? सर वो डिस्टेंस का फैक्टर आ जाता है ना। अभी आप गैस ना लगाएं, डिस्टेंस का फैक्टर नहीं आता,
इसको आप थोड़ा सा सर्च करें एंड दिस इज योर होम असाइनमेंट फॉर टुडे। तो कल आपने मुझे बताना है कि सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे सूरज का कलर, जो सूरज की लाइट है वो डिफरेंट क्यों होता है, वाइट क्यों नहीं होता। ओके, अब हम सर बात करते हैं जी। सर वॉयलेट लाइट की जो होती है उसकी भी तो शॉर्टर वेवलेंथ होती है, तो हमें वॉयलेट कलर क्यों नजर नहीं आता ब्लू कलर की वजह से, मतलब ब्लू कलर की बजाय? आप इसको जरा गूगल कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि व्हाइट कलर की लाइट होती नहीं है। जी सर। जी, व्हाइट कलर की कोई लाइट नहीं होती। सर मैं कह रही हूँ वॉयलेट लाइट मतलब उसकी भी तो वेवलेंथ शॉर्टर होती है ना, तो हमें वॉयलेट कलर क्यों नजर नहीं आता ब्लू व्हाइट कलर? कलर की व्हाइट कलर की लाइट होती ही नहीं है, तो उसकी वेवलेंथ शॉर्ट कैसे होगी? वाइट सर नहीं सर, वॉयलेट 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 बोल रही हूँ विजिबल सर। लाइट, जो विजिबल रीजन है लाइट का, उसके अंदर व्हाइट नहीं होता। सर सर वो वॉयलेट वॉयलेट बोलते हैं वॉयलेट। रेड होता है, ऑरेंज होता है, वायलेट होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, इंडिगो होता है। सर मैं वॉयलेट की सर वो बात कर रही हूँ कि वॉयलेट जो है वो कलर जो होता है उसकी भी तो वेवलेंथ शॉर्ट होती है ना, तो हमें वो कलर नजर क्यों नहीं आता बजाय ब्लू लाइट के? सो दैट टोटली डिपेंड्स के जो आपकी मॉलिक्यूल्स हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद हैं, वो कौन सी वेवलेंथ के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। और मोस्टली जो मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर हैं, दे इंटरेक्ट मोर विद द वेवलेंथ व्हिच इज इन द रेंज ऑफ ब्लू कलर। इस वजह से अगर वो उस वेवलेंथ के साथ रिएक्ट करते हैं जो कि रेड है, जो सबसे लार्जर वेवलेंथ होती है विजिबल रीजन के अंदर, अगर वो रेड से करते हैं तो आसमान जो है वो रेड नजर आता। So that basically depends on the chemical species or molecular species which are present in the atmosphere, that what kind of wavelength they are interacting with। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब हम एक दो स्लाइड्स देखते हैं एनर्जी ट्रांसफर की एटमॉस्फेयर में, और फिर हम आगे चलते हैं। सो हाफ ऑफ द सोलर रेडिएशन के जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंच रही हैं, ठीक है, उनमें से जो आधी हैं वो जमीन तक पहुंचती हैं जो अर्थ की सरफेस है, और बाकी जो है वो नहीं पहुंचती। ठीक है, जो रेडिएशन पहुंच रही है कुछ तो डायरेक्टली पहुंच जाती हैं, और कुछ जो है वो पार्टिकल्स और जो जैसे क्लाउड्स वगैरह हैं जो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं इनके साथ इंटरेक्ट करके स्कैटर करके तो वो जो जमीन की सरफेस है वहां तक पहुंच रही है। जो बाकी आधी रेडिएशन है कि जो एटमॉस्फेयर में एंटर हो रही है लेकिन वो जमीन तक नहीं पहुंचती, बेसिकली दे आर जस्ट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। वहां पे जो स्पीशीज हैं उनको वापस रिफ्लेक्ट कर देती हैं और वो जमीन की तरफ वापस नहीं आती, और उसमें से कुछ ऐसी होती हैं कि जो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, और जब एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होती हैं तो वहां पे जब एब्जॉर्ब होगी कोई स्पीशीज तो वहां पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगा। जब जो भी स्पीशीज उसको एब्जॉर्ब करेगी वहां पे अ, उसके अंदर कोई ना कोई फोटोकेमिकल या केमिकल रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। मोस्टली जो थर्मल रेडिएशन है जो कि हम टेम्परेचर से रिलेट करते हैं, हम कहते हैं कि इंफ्रारेड रेडिएशन है। और बाद में जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है लेयर के अंदर, तो वो वापस जो है फिर इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन आ रही है, वहां पे रिएक्शन हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रही है वो रेडिएशन, और वहां पे हीट जनरेट हो रही है कि जो कि वापस हम स्पेस के अंदर भेज रहे होते हैं। तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर हो रहा होता है कि जो भी रेडिएशन एटमॉस्फेयर में पहुंच रही है उनमें से आधी जो है वो या तो एब्जॉर्ब हो जाएंगी या रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और आधी जो है वो जो जमीन की सरफेस है यहाँ तक पहुंचती हैं। ठीक है, और इसी वजह से ये जो एब्जॉर्प्शन हो रही होती है और रिएक्शन होती है, इसकी वजह से जो एक हीट बैलेंस है, जो एक थर्मल जो भी लेवल है वो उसमें मेंटेन रहते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। और देन जो है हमारे पास इसके अंदर बेसिकली तीन फिनोमेना है, इसको हम जो कि एनर्जी ट्रांसपोर्ट के अंदर हम जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, बेसिकली इट इज थ्रू थ्री मेजर मैकेनिज्म। एक जो है हम उसको कहते हैं कि कंडक्शन हो रही होती है। कंडक्शन क्या होती है? वैसे कंडक्शन होती है
कंडक्शन ऑफ, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स की, तो उससे क्या मतलब है? सर मैं बताऊं? मुझे बताएं। सर इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एक्चुअली, जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से होती है, मतलब जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा ना वहां से होगी लो टेम्परेचर की तरफ। ये तो मतलब हीट ट्रांसफर अगर हो रहा है, तो आप कह रहे हैं कि जी हीट कंडक्ट हो रही है, तो बेसिकली एक एटम साथ वाले एटम को हीट देगा, फिर वो वाला एटम अगले तो एटम को उसको हीट देगा देगा। फर्दर, हाँ थ्रू एटम्स वो होगा। तो एटम जो है वो एक एटम से दूसरे, दूसरे से तीसरे और एक ये चेन में चलता है, ठीक है। जी इसी तरह जो एनर्जी होती है ये भी ट्रांसफर होती है थ्रू इंटरेक्शन ऑफ जो एडजेसेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो साथ साथ मौजूद होते हैं। एक एटम या मॉलिक्यूल एक को देगा, फिर वो अगले को देगा, फिर वो तीसरे को देगा। तो इस तरह की जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट होते हैं हम उसको कहते हैं कि कंडक्शन कहते हैं, जिसमें बल्क मूवमेंट नहीं होती, कि ऐसा नहीं होता कि वो पूरा जो है एयर या एटमॉस्फेयर है वही मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और वो एनर्जी साथ लेके जा रहा है, बल्कि एक एटम मॉलिक्यूल आगे ही एनर्जी ट्रांसफर करता है, वो फिर आगे करता है। तो इस तरह का जो प्रोसेस है उसको कंडक्शन कहते हैं। लेकिन ऐसे केसेस के जहाँ पे बल्क मूवमेंट होती है, पूरा मैटर जो है वो बल्क में मूव हो रहा होता है, जैसे मास ऑफ एयर है, हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, अगर वहां पे और मास ऑफ एयर है उसकी अगर मूवमेंट आ रही है, जिसके अंदर वो ठंडी हवा है या गर्म हवा है, अगर वो एनर्जी उस लिहाज से ट्रांसफर कर हो रही होती है, तो हम उसको कहते हैं कि कन्वेक्शन है। अगर इंडिविजुअल एटम एक सीरीज में एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं कंडक्शन। अगर होल मास ऑफ एयर जो है वो मूव हो रहा है, कि जो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, वेदर इट इज वार्म और कोल्ड, इससे मैटर नहीं करता है कि वो ठंडी हवा है या गर्म हवा है, अगर वो एज अ मास ऑफ एयर मूव कर रहा है तो इसको हम कहेंगे कि कन्वेक्शन है। और अगर एटम्स के थ्रू और या एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है, इसको हम कहते हैं कि कंडक्शन है। ये तो दो चीजें आ गई। तीसरा एक जो फिनोमेना है जिसको हम कहते हैं रेडिएशन। जो एनर्जी सूरज की रोशनी या अर्थ पे आती है, और जो एनर्जी आती है बेसिकली हम कहते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जो हीट रेडिएशन होती है, जो थर्मल रेडिएशन होती है, बेसिकली इट इज इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। और बाकी जो लाइट स्पीड से आ रही है, तो इसका मतलब है कि ऐसी एटम्स मौजूद नहीं रेडिएशन है, ये जो एनर्जी है। तो वैक्यूम के अंदर जो इलेक्ट्रिक जो ट्रांसफर होता है बेसिकली वो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू होता है। और मोस्टली जो हमारे पास जो एनर्जी ट्रांसफर होता है सूरज से जमीन तक, बेसिकली इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर एक पूरी रेंज है, जिसके अंदर हमारे पास रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड हैं, यूवी रीजन है, विजिबल रीजन है, एक्स रेज है, गामा रेज है। तो ये डिफरेंट जो है रेज आती हैं। लेकिन जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है जिसको जो कंट्रोल करेंगे, क्योंकि जो बाकी जितनी रेज हैं, एक तो ये जो हाई एनर्जी रेडिएशन की अगर आप बात करें तो ये तो सारी टॉक्सिक हैं। अगर आप गामा रेज की बात करते हैं, एक्स रेज की, अगर ये एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाती है, हमारे अर्थ तक पहुंच जाती है, फिर तो लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करनी, बिकॉज दे आर हाईली एनर्जेटिक एंड दे आर वो अगर गामा रेज आप डालेंगे तो आपके वैसे जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उनकी रेडिएशन की एनर्जी जो है वो इतनी ज्यादा होती है। तो जमीन तक हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट पहुंच रहा होता है, बेसिकली हमारे पास जो इंफ्रारेड रेडिएशन पहुंच रही होती है, और विजिबल लाइट जो है ये यहाँ पे पहुंच रही होती हैं। तो नॉर्मली जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, जो एनर्जी आ रही है सूरज से जमीन तक, बेसिकली इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और उसके अंदर भी जो मेन जो है वो एक हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशन आ रही है, और विजिबल लाइट, और कुछ जो है वो यूवी रेडिएशन भी कुछ कंसंट्रेशन में आती है, ज़्यादातर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। लेकिन कुछ एरियाज के अंदर जो है वो खासकर जहाँ पे ओजोन की लेयर वीक है, वहाँ पे जो यूवी लाइट्स हैं वो भी अर्थ तक पहुँचती है, और उनके कुछ टॉक्सिक इफेक्ट हैं जो ऑलरेडी देखे जा सकते हैं उन एरियाज में, कि जहाँ पे ओजोन की लेयर जो है वो पतली है, वहाँ पे स्किन बर्न्स और इस तरह के इश्यूज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं।
तो नॉर्मली ये तो है कि आपकी जो रेडिएशन आ रही है, जब ये रेडिएशन आती हैं डिफरेंट, तो ये किस तरह से रिएक्ट करती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। अब ये डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन सी केमिकल स्पीशीज मौजूद हैं। हर जो डिफरेंट केमिकल स्पीशीज जो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद हैं वो इन रेडिएशन के साथ इन डिफरेंट वेज जो है वो इंटरेक्ट करती हैं। सो बिफोर वी गो इनटू दैट कि ये जो एनर्जी रेडिएशन आ रही हैं सूरज से अर्थ की तरफ जो एटमॉस्फेयर में पहुंच रही हैं, तो ये कुछ तो पास हो रही हैं और कुछ वहाँ पे इंटरेक्ट कर रही हैं, एब्जॉर्ब हो रही हैं या रिएक्ट कर रही हैं। तो ये वहाँ रिएक्ट कैसे करती हैं, उससे पहले हमने ये देखना है कि एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन सी केमिकल स्पीशीज मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम ये जो गैसियस एटमॉस्फेरिक स्पीशीज हैं, केमिकल स्पीशीज हैं जो एटमॉस्फेयर है, इनको क्लासिफाई करते हैं कि वहाँ पे किस किस तरह की स्पीशीज मौजूद है। एक तो जो मेजर कंपोनेंट है वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होते हैं वो इनऑर्गेनिक ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे CO है, CO2 है, NO है, SO2 है। इसी तरह से डिफरेंट ऑक्सीडेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ओजोन है या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, हाइड्रोक्सो रेडिकल्स हैं, या रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह है, SO2 है। इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिक जो है वो मौजूद हैं, जैसे मीथेन मौजूद है, अल्केन्स वगैरह हैं। इसी तरह जो ऑक्सीडेंट्स हैं जैसे कार्बोनाइल्स हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स वगैरह मौजूद हैं। सो ये डिफरेंट तरह की केमिकल स्पीशीज हैं कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह वहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड्स मौजूद हैं, डिफरेंट एसिड्स, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड है कि जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होता है। बेसिस हैं, सम सॉल्ट्स हैं जैसे अमोनियम बाइसल्फेट है, और कुछ इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्पीशीज होती हैं जैसे NO2 है, हाइड्रोक्सो रेडिकल्स वगैरह। सो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज हैं, केमिकल स्पीशीज गैसेस हैं कि जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। अब डिपेंडिंग इन पे कि ये ऑक्सीडाइजिंग है, रिड्यूसिंग है, हाईली रिएक्टिव हैं, एसिड्स हैं, बेसिस हैं, सो डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर ये डिफरेंट तरह से रिएक्ट करते हैं कि जो भी इनकमिंग रेडिएशन होती हैं। ठीक है, सो मुझे ये बताएं कि आयंस क्या होते हैं। जिस पर चार्ज होता है नेगेटिव या पॉजिटिव, जिसपे चार्ज। होता ठीक है, सो एक तो ये केमिकल स्पीशीज मौजूद है एटमॉस्फेयर के अंदर, और इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारा सबसे ऊपर एटमॉस्फेयर है, अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, वहां पे बहुत ज्यादा हाई लेवल में इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस मौजूद होते हैं, वहां पे आयंस की फॉर्म में मौजूद होते हैं। रीजन क्या है, वहां पे इतने ज्यादा आयंस क्यों होते हैं? जो अपर एटमॉस्फेयर है वहां पे अगर आयंस की हम कहते हैं कि जी प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आयंस इतने ज्यादा क्यों होते हैं? यूवी लाइट से रिएक्शन की वजह से। इस वजह से कि वहां पे जो लाइट आ रही है, जो रेडिएशन आ रही हैं, वो सारी हाई एनर्जी रेडिएशन भी वहां तक पहुंच रही हैं, अब्जॉर्ब नहीं हो रही वहां तक। अर्थ हमारे सबसे ट्रोपोस्फेयर तक आते आते अब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो जब हाई रेडिएशन आएंगी तो वहां पे ये जो केमिकल डिफरेंट स्पीशीज मौजूद हैं, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ये अल्डिहाइड्स हैं, फॉर्मल्डिहाइड्स हैं, वो इनको ब्रेक कर देती हैं। तो जब ब्रेक होंगी तो वो अपने इंडिविजुअल जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव आयंस हैं उनके अंदर अच्छा एक इसको हम कहते हैं रेडिफाइड कंडीशन, एक टर्म यूज की जाती है जिसका मतलब होता है कि लेस डेंस कंडीशन, कि जो अपर एटमॉस्फेयर है वहां के अंदर, वहां पे जो ये डिफरेंट केमिकल स्पीशीज मौजूद हैं, इनकी जो कंसंट्रेशन होती है ये बहुत कम होती है, जो लोअर रीजन है वहां पे ज्यादा होती है। तो अब हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है जैसे H2O2 है, या अगर उसको हाई एनर्जी रेडिएशन उस पर स्ट्राइक करती हैं और उसको ब्रेक कर देती हैं या डिसोसिएट कर देते हैं हाइड्रोक्सो रेडिकल्स के अंदर, ठीक है, या कोई भी और रेडिकल्स बन रहा है, आयंस बन रहे हैं, तो अब अगर वहां पे OH आयंस बने हैं या हाइड्रोजन आयंस बने हैं, तो अब जब आयंस बनते हैं तो वो दोबारा हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो किसी और चीज से रिएक्ट करके दोबारा न्यूट्रल हो जाते हैं। मेन तो फिनोमेना ये होता है। लेकिन जो अपर लेयर है वहां पे ये डेंस नहीं होता, जो आयंस जो केमिकल स्पीशीज होती है इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, एक यहाँ पे एक वहां पे, मतलब काफी दूर दूर होते हैं।
इसकी वजह से जब ये आयंस बनते हैं तो दोबारा इनकी रिकम्बिनेशन के चांसेस जो है वो कम होते हैं, क्योंकि इनकी डेंसिटी कम होती है, ये बहुत दूर दूर मौजूद होते हैं। इस वजह से ये जब वहाँ पे हाई एनर्जी रेडिएशन से रिएक्ट करते हैं और आयोनाइज हो जाते हैं डिफरेंट जो केमिकल कंपाउंड्स है, तो ये एज आयनिक फॉर्म वहाँ पे बहुत ज्यादा देर स्टे करते हैं, क्योंकि इनको दोबारा रिकम्बाइन करके न्यूट्रल स्पीशीज बनाने के लिए वहाँ पे जो डेंसिटी है इनकी केमिकल स्पीशीज की कम होती है। सो इस वजह से जो अपर मोस्ट लेयर होती है, एक तो इनकी केमिकल स्पीशीज की कंसंट्रेशन कम है और ऊपर से हाई एनर्जी रेडिएशन आती है, तो वहाँ पे जब आयनाइजेशन होती है तो मोस्टली ये जो आयन है इन आयनिक फॉर्म में वहाँ पे मौजूद रहते हैं और ये दोबारा न्यूट्रल स्पीशीज नहीं बनाते। सो इस वजह से जो 50 किलोमीटर से ऊपर का जितना भी एटमॉस्फेयर है इसको हम आयनोस्फीयर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद होते हैं। मोस्टली जो केमिकल स्पीशीज होती हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयन्स, ना कि वो न्यूट्रल जो है वो स्पीशीज इनकी फॉर्म में। ठीक है। अच्छा, एक और चीज थी जो वैसे डायरेक्टली से मैच नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने इसमें ऐड किया है, दैट इज लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। अब लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन क्या होती है? अब जो अर्थ है बेसिकली हम जानते हैं कि ये गोल है, ऐसा ही है, कुछ कहते हैं एलिप्टिकल है थोड़ी सी, मतलब लेकिन स्ट्रेट तो नहीं है ना। आप एक रेस पास करते हैं, फॉर एग्जांपल हम जो रेडियो वेव वगैरह होती हैं ये जो पूरा वो पास कर रहे हैं और ये सारा इसको मॉनिटर करते हैं, तो अगर तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करें तो क्या ये पूरे अर्थ को कवर कर सकते हैं इसकी सरफेस को? क्योंकि अर्थ की जो है वो बिल्कुल फ्लैट तो नहीं है ना सारी, कि ऐसी सरफेस और एक जगह से आप दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर सकें, कि है? नहीं है सर, नहीं है। इस वजह से अगर तो अर्थ की सरफेस बिल्कुल फ्लैट होती तो फिर तो आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अब अगर अर्थ की सरफेस फ्लैट नहीं है और वो गोल हो जाती है, तो अगर आपकी रेज जो है, फॉर एग्जांपल हम रेडियो वेव्स की ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने तो फिर स्ट्रेट जो है वो ट्रैवल करना है। इसका मतलब है कि ये फिर आप अगर एक साइड है और आगे से अर्थ बेंड हो रही है, जो क्योंकि कर्वेचर है उसकी जो कर्व्स है, तो वहां पे तो ये आगे फिर ट्रांसमिट ही नहीं होगी। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होती हैं, और इसकी बेसिक रीजन ये है कि वो रेज जो हैं ये थ्रू ये जो आयंस मौजूद होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, इनके थ्रू जो है वो ट्रेवल कर रही होती हैं। और इवन दो के कर्व नेचर है, जो एलिप्टिकल कह लें या आप उसको कह लें कि राउंड है अर्थ, बट स्टिल जो है इवन दो कि जो ट्रांसमिशन है वो स्ट्रेट नहीं है, बिल्कुल लाइन में नहीं है, लाइन ऑफ साइट जो ट्रांसमिशन है उस तरह की नहीं है। क्योंकि लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन वो होती है कि जिसके अंदर आप जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो है आप किसी चीज को रेडिएशन उनको पास करते हैं, जैसे लेजर है वो बिल्कुल सीधी जा रही है। तो अगर उस तरह से होता तो अर्थ की कर्वेचर नेचर की वजह से ये जो रेडियो वेव्स की ट्रांसमिशन या जो बाकी रेज की ट्रांसमिशन है ये पॉसिबल ही नहीं होती, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ आयंस इन द एटमॉस्फेयर, तो ये जो रेडियो वेव्स की ट्रांसमिशन है ये पॉसिबल है। सो दिस इज आप कह सकते हैं कि कारीगरी है अल्लाह ताला की, कि जो लेयर्स जो बनी है बेसिकली ऐसे ही नहीं बनाई गई, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है बिल्कुल ऐसे नहीं बनाया गया, कि जहाँ पे ह्यूमन को प्रोटेक्ट करना है वहाँ पे जो सेकंड लेयर है जिसमें हमने सांस लेनी है वहाँ पे ऑक्सीजन भी मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, कि जिससे फोटोसिंथेसिस भी होनी है और हमने सांस भी लेना है। फिर जो अपर लेयर है हमें उन रेस से हमें प्रोटेक्ट करना है, तो वहां पे जो है वो ओजोन भी आ गई, ये चीजें भी आ गई। अब जो थर्ड लेयर है, जो ऊपर वाली लेयर है 50 किलोमीटर, वहां पे हमें प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, बल्कि वहां पे हमें आयंस चाहिए, वहां पे हमें हाई एनर्जी रेडिएशन चाहिए, ताकि हम ये सिग्नल्स वगैरह जितने भी हैं ये ट्रांसफर कर सकें। तो वहां पे इसकी कंपोजिशन ऐसी है कि वहां पे एक तो अगर इसी रेंज में जो 50 किलोमीटर से ऊपर है, अगर हमारे डेंस होती, वहां पे बहुत ज्यादा केमिकल स्पीशीज होती, वहां पे अगर आयंस हाई रेडिएशन आती भी हैं, आयंस बनते भी, बट फिर भी ट्रांसफर ना होते, क्योंकि इधर से आयन बनते, इधर से कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, वो दूसरे आयन के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रल हो जाते। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है इसका स्ट्रक्चर ही अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाया है
कि हर चीज जो है वो एक प्रॉपर जो है एक तरतीब से है। को जो थर्ड लेयर है वहां पे डेंसिटी ही कम है इस वजह से, क्योंकि बेसिकली वहां पे आयंस बनेंगे और आयंस वहां पे मौजूद रहेंगे, न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, और ये जितनी भी ट्रांसमिशन वगैरह वहां से होती है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली जो हमारा एटमॉस्फेयर है इस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर किया है जो है अल्लाह ताला ने। बेसिकली जब हम बात करते हैं कि जो आयन की अभी, तो मेन जो प्रोड्यूसर है वहां पे वो अल्ट्रा वायलेट जो है वो लाइट है। तो जो यूवी लाइट जब मोस्टली आप दिन की रोशनी है, जाहिर है लाइट के अंदर यूवी रेज आ रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है, तो वो जो है मॉलिक्यूल्स को जो केमिकल स्पीशीज है उनको ब्रेक करती हैं और डिफरेंट आयंस बनाते हैं। लेकिन अगर अब अंधेरा है तो वहां पे तो यूवी लाइट नहीं होंगी, वहां पे तो रेडिएशन नहीं आ रही, तो वहां पे क्या होता है कि इन डार्कनेस मोस्टली जो है वो रिकम्बिनेशन होता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पॉजिटिव आयंस होते हैं, और वो समहाउ जो है रात के वक्त जो है अंधेरे में थोड़े से इनकी जो है वो रिकम्बिनेशन होता है। और अगेन वही चीज है कि जहाँ पे इनकी आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, बेसिकली वहां पे ये जो रिकम्बिनेशन का प्रोसेस है ये फास्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि रात के वक्त जब यूवी रेडिएशन नहीं है तो वहां पे ये बेसिकली कंबाइन हो रहे होते हैं पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, लेकिन इट इज ऑब्जर्व्ड कि जो रेडियो वेव्स हैं रात के वक्त ज्यादा दूर तक ये ट्रांसमिट होती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्हाई एट नाइट टाइम द रेडियो वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ग्रेटर डिस्टेंसेस, कि ऑल्दो यहाँ पे रात के वक्त जो आयंस हैं आपस में कंबाइन हो रहे हैं और उसके बावजूद जो है वो रेडियो वेव जो है वो ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रांसमिट होती हैं रात के वक्त। तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज योर सेकंड असाइनमेंट ऑफ टुडे। सो एक असाइनमेंट मैंने आपको पहले दी है और ये एक छोटी सी असाइनमेंट है, ये आपने कल लेक्चर के दौरान स्टार्ट में हम पहले ही आपने मुझे बताना है, मैं रैंडम आप में से किसी से भी पूछूंगा, आप सब ने जो है ये पढ़ के आना है कि रात के वक्त जो है वो रेडियो वेव्स की ट्रांसमिशन क्यों ज्यादा होती है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप गूगल करेंगे तो 5-10 मिनट लगेंगे और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये आपने कल देख के आना है कि रात के वक्त रेडियो वेव्स की ट्रांसमिशन क्यों ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा ये तो अब तक हो गया कि हमने पढ़ा है कि एटमॉस्फेयर क्या है, उसके अंदर कौन सी लेयर्स हैं, वहाँ पे आयंस वगैरह जो है वो बनते हैं और उनका रोल क्या है। ठीक है, अब हम अब थोड़ा सा मूव करते हैं कुछ जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं कि जो लाइट के साथ जो इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन है जो बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद दो स्पीशीज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर हो रहे हैं और जो कि एसेंशियल है हमारे लाइफ के लिए, लाइफ ऑन अर्थ के लिए। तो कुछ हम नेक्स्ट 3 to 4 स्लाइड्स हैं उसके अंदर हम इनको अब जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज तो ये है कि जो वन ऑफ द मोस्ट फोटोकेमिकली एक्टिव स्पीशीज है जो एटमॉस्फेयर के अंदर है वो तो NO2 है। ठीक है, जो कि हमने पहले ही पढ़ा है कि ये स्मॉग बनाती है। ठीक है, और सेकंड जो है कुछ अदर जो हमारे बहुत रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं वो फ्री रेडिकल्स एंड आयन होते हैं। अब आयंस का तो आपने बता दिया कि जिनके ऊपर जो है वो चार्ज होता है, और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स के जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, उनको हम क्या कहते हैं कि दे आर द फ्री रेडिकल्स। तो ये जो स्पीशीज है मोस्टली दीज आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है, और मोस्टली जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, आप एक दफ़ा आपकी जो लाइट है हाई रेडिएशन यूवी लाइट है, अगर वो पड़ती है किसी भी केमिकल स्पीशीज के अंदर उसको ब्रेक कर देती है आयंस के अंदर या फ्री रेडिकल्स के अंदर, तो देन बिकॉज ये जो फ्री रेडिकल्स या आयंस हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये अदर और केमिकल जो स्पीशीज हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं और एक चेन रिएक्शन चलता है और ये रिएक्शन जो है वो आगे कंटिन्यू रहता है। तो एक
HV या जो हम कहते हैं UV लाइट अगर एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करके आयंस या फ्री रेडिकल बना रही है तो जैसे एक रिएक्शन नहीं है, बल्कि वो जो आगे रेडिकल्स बने हैं वो आगे मल्टीपल जो है वो कई रिएक्शन जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं बिकॉज ऑफ देयर हाईली रिएक्टिव नेचर। एंड अल्टीमेटली ये होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एसिटिक एसिड है, तो अगर जब इस पे हम यूवी लाइट पड़ेगी तो व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है फ्री और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो हमारे पास दो रेडिकल बन गए, एक CH3 रेडिकल है और एक ये वाला रेडिकल है। तो ये CH3 रेडिकल आगे रिएक्ट करेंगे, ये वाले रेडिकल आगे रिएक्ट करेंगे और ये फर्दर डिफरेंट जो है वो चेन रिएक्शंस कंटिन्यू करते हैं। बट अल्टीमेटली देयर इज, हम कहते हैं कि चेन टर्मिनेशन रिएक्शन होता है और यहाँ पे ये रिएक्शन खत्म होता है कि ये दो रेडिकल्स आपस में मिलेंगे और वो एक न्यूट्रल स्पीशीज बना देते हैं। तो ये दो तरह के बेसिकली रिएक्शन होते हैं। एक पहला जो लाइट पड़ती है तो पहला होता है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन या आयन फॉर्मेशन रिएक्शन होता है। देन आगे फिर चेन प्रोपेगेशन रिएक्शन होता है कि जो रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू होते हैं, एक रेडिकल न्यूट्रल स्पीशीज के साथ रिएक्ट करेगा, वो उसको एक्टिवेट कर देगा, फिर वो एक्टिव स्पीशीज फिर आगे रिएक्ट करेगी, फिर आगे रिएक्ट करेगी, एंड अल्टीमेटली जब दो रेडिकल्स फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट नहीं करते तो ये जो केमिकल जो प्रोसेस है ये चलता रहता है। ठीक है। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेडिकल इन द एटमॉस्फेयर अगर हम बात करें तो दैट इज हाइड्रोक्सो रेडिकल्स। अब हाइड्रोक्सो रेडिकल क्या होता है? OH रेडिकल। एंड इट इज सेड कि हाइड्रोक्सी रेडिकल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है रिएक्टिव जो है स्पीशी है इन द एटमॉस्फेयर, जो है जो भी केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं, तो हाइड्रोक्सी रेडिकल को सपोज किया जाता है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्टिव स्पीशी इन द एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस। डिफरेंट प्रोसेसेस हैं कि जिनके थ्रू हाइड्रोक्सी रेडिकल जनरेट होते हैं हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर, एंड जो मोस्ट कॉमन फिनोमेना दैट इज बिकॉज ऑफ द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। कि जब लाइट पड़ती है, यूवी रेडिएशन पड़ती है, हाई एनर्जी रेडिएशन आप बम्बार्ड करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो वाटर मॉलिक्यूल्स बेसिकली ब्रेक हो जाते हैं और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी रेडिकल्स जो है वो जनरेट करते हैं। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सी रेडिकल इन द एटमॉस्फेयर। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं और डिसोसिएट हो जाते हैं हाइड्रोजन रेडिकल्स में और हाइड्रोक्सी रेडिकल के अंदर। इसके अलावा जो ट्रोपोस्फियर है वहाँ पे जो है जो ओजोन है इसकी फोटोलाइसिस अगर होती है तो वो भी जो है इसको कंट्रीब्यूट करती है हाइड्रोक्सी रेडिकल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल आपके पास ओजोन है और इसके ब्रेकअप होता है जब लाइट हाई रेडिएशन, लाइट का मतलब है कि उसकी वेवलेंथ जो है वो कम होगी। अगर उसकी वेवलेंथ 315 नैनोमीटर से कम है, अराउंड 200 समथिंग है, तो वो जब ओजोन के साथ रिएक्ट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो वो मोस्टली एक ऑक्सीजन रेडिकल बन जाता है, एक्टिवेटेड ऑक्सीजन और प्लस सिंपल मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनती है। ये जो ऑक्सीजन रेडिकल है ये फर्दर आगे रिएक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ और उसको जो है कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक कर देता है टू हाइड्रोक्सी रेडिकल्स के अंदर। सो दिस इज द सेकंड कॉमन फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सी रेडिकल इन द एटमॉस्फेयर। एक तो ये है कि डायरेक्टली जो रेडिएशन है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देती है हाइड्रोक्सी रेडिकल्स में और हाइड्रोजन रेडिकल्स में, और सेकंड ये है कि ओजोन ब्रेक होती है और वो एटॉमिक ऑक्सीजन जनरेट करती है या ऑक्सीजन रेडिकल जनरेट करती है कि जो फर्दर रिएक्ट करती है वाटर मॉलिक्यूल के साथ और वाटर को जो है वो हाइड्रोक्सी रेडिकल के अंदर कन्वर्ट कर देती है। इसके अलावा जो चीज़ अभी कुछ मैकेनिज्म, क्योंकि लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है मैंने ऐड नहीं किया, तो कुछ अदर फिनोमेना भी हैं जिसके एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोक्सी रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हमने जब हमने केमिकल स्पीशीज की बात की थी कि एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी है, तो उसमें जो फर्स्ट हमने इनऑर्गेनिक की बात की थी और उसमें जो ऑक्सीडेंट की बात की थी, तो वहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में मौजूद होता है। तो जब यूवी रेडिएशन या हाई एनर्जी रेडिएशन पड़ती हैं जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऊपर,
तो एक हाइड्रोजन ऑक्साइड पर ऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो 2 हाइड्रोक्सी रेडिकल के अंदर जो है वो डिसोसिएट हो जाता है। सो देयर आर डिफरेंट अदर मैकेनिज्म के जिससे जो है हाइड्रोक्सी रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि हम उसके सारे जो मैकेनिज्म यहाँ पे स्टडी करेंगे। बेसिक हमने इम्पोर्टेंट ये है कि हाइड्रोक्सी रेडिकल फर्दर क्या रोल प्ले करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। यस, सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि जो सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोक्सी रेडिकल्स क्या है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। सबसे पहले तो ये है कि जो हाइड्रोक्सी रेडिकल्स हैं ये जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती हैं, क्योंकि हाइड्रोक्सी रेडिकल की जो सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, दे आर हाइपर एक्टिव। जब हाइपर एक्टिव होंगे तो इसके मतलब है कि जब हाइड्रोक्सी रेडिकल प्रोड्यूस होंगे तो उनके करीब कोई भी केमिकल स्पीशीज है उन्होंने उसके साथ जो है वो रिएक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, मीथेन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, जो कि कॉमन हमने पढ़ा था कि पोल्यूटेंट भी है एटमॉस्फेयर, ईपीए ने इनको नॉमिनेट किया कि दीज आर जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह के दीज आर हाईली टॉक्सिक कंटामिनेंट। तो जब हाइड्रोक्सी रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं बाय फोटो डिसोसिएशन बाय इंटरैक्टिंग विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो वो हाइड्रोक्सी रेडिकल फिर फर्दर इन जो ट्रेस स्पीशीज हैं इनके साथ रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जब मीथेन है वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्सी रेडिकल के, तुम्हारे पास CH3 रेडिकल प्लस वाटर बन जाएगा। और अगर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है कि जो कि बहुत टॉक्सिक है, वी ऑल नो, सो इट विल रिएक्ट विद हाइड्रोक्सी रेडिकल और हमारे पास CO2 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगी। सो विच मीन के जो हाइड्रोक्सी रेडिकल्स हैं इन टॉक्सिक ट्रेस स्पीशीज के साथ रिएक्ट करते हैं और उनको नॉन टॉक्सिक जो उनकी फॉर्म्स हैं उनके अंदर उनको कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल के जो कि हाइड्रोक्सी रेडिकल जो है एटमॉस्फेयर के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, सेकंड ये तो हो गया कि यहाँ पे जो CO2 है ये तो हमारे पास नॉन टॉक्सिक आ गई। सेकंड हमारे पास था कि जो CH3 रेडिकल बना, ये CH3 रेडिकल जो है ये फर्दर रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन और ये हमारे पास मिथाइल पेरोक्साइड रेडिकल H3COO नेगेटिव जो है वो प्रोड्यूस करता है। बेसिकली हाइड्रोक्सी रेडिकल रिएक्ट करता है मीथेन के साथ और CH3 रेडिकल बनाता है जो कि फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमारे पास मिथाइल पेरोक्साइड रेडिकल बना रहा है। और हमने जो पहले पढ़ा था कि जो फर्दर जो हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस होता है, रेडिकल प्रोड्यूस होता है, वो फर्दर वो भी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और हमारे पास HOO जो है वो हाइड्रो पेरोक्साइड रेडिकल जो है ये जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब एक रेडिकल बनता है तो ऐसा नहीं कि वो आपस में कंबाइन होगा, वो रेडिकल एक स्पीशीज के साथ रिएक्ट करता है एक रेडिकल बना देता है जैसे CH3 रेडिकल। अब ये CH3 रेडिकल फर्दर ऑक्सीजन के साथ मिला है और इसने एक और रेडिकल बना दिया, तो ये एक तरह का जो चेन रिएक्शन है जो कि कंटिन्यू होता है। एंड अल्टीमेटली ये जो हाइड्रो पेरोक्साइड रेडिकल होते हैं ये आपस में भी रिएक्ट करके न्यूट्रल रिएक्शन हो जाते हैं या ये हाइड्रोक्सी रेडिकल के साथ रिएक्ट करेंगे और हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो ओवरऑल ये है कि जो हमारे पास हाइड्रोक्सी रेडिकल्स हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर टॉक्सिक स्पीशीज होती हैं जैसे मीथेन है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये उनके साथ रिएक्ट करते हैं और उनको नॉन टॉक्सिक थ्रू डिफरेंट चेन रिएक्शंस जो है उनको नॉन टॉक्सिक जो स्पीशीज हैं उनके अंदर कन्वर्ट करते हैं। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ हाइड्रोक्सी रेडिकल्स इन आवर एटमॉस्फेयर। अच्छा, इसके अलावा एक चीज ये है कि एक तो हमने ये देखा था कि हाइड्रोपेरोक्सी रेडिकल जो है वो OH रेडिकल के साथ करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये फर्दर जो है वो डिफरेंट स्पीशीज जैसे NO के साथ रिएक्ट करेंगे और फर्दर हाइड्रोक्सी रेडिकल जनरेट करेंगे, या ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेंगे और ये ऑक्सीजन और प्लस हाइड्रोक्सी रेडिकल जनरेट करेंगे। ये हाइड्रोक्सी रेडिकल फिर फर्दर मीथेन के साथ रिएक्ट करेंगे और मतलब ये एक तरह का चेन रिएक्शन होता है कि जो कंटिन्यूसली एटमॉस्फेयर के अंदर चलता रहता है। सो अगर यूवी लाइट एक मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करती है
और हाइड्रोक्साइड रेडिकल जनरेट करती है, तो मे बी एक हाइड्रोक्साइड रेडिकल जो है उसकी वजह से फर्दर मे बी आप कह सकते हैं कि 1000 जो है वो रिएक्शंस होते हैं, और 1000 डिफरेंट केमिकल जो ये फ्री रेडिकल जो है बन रहे होते हैं चेन प्रोपेगेशन के थ्रू। एंड वन मोर थिंग इज जो हाइड्रोक्साइड रेडिकल आती है और इसको बेसिकली इसको प्रिपेयर किया जाता है मोस्टली जब हम फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करते हैं, और बेसिकली हम यूवी लाइट यूज़ करके इसको फर्स्ट ब्रेक करते हैं CO के अंदर, और फर्दर जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमारे पास हाइड्रोक्साइड रेडिकल जो है वो जनरेट होता है। ये खैर एक साइड चीज़ है कि जो इम्पोर्टेंस शो करी है रेडिकल्स की, बट द मेन थिंग इज कि जो हाइड्रोक्साइड रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, these are very important for the protection of our atmosphere because they are reacting with the toxic species in the atmosphere and उनको नॉन टॉक्सिक स्पीशीज के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। ये जस्ट हम एक लास्ट और स्लाइड देखते हैं एंड देन वी विल कंक्लूड आवर टुडेज लेक्चर। जो ग्लोबल कंसंट्रेशन है हाइड्रोक्साइड रेडिकल की, दैट इज अराउंड 2 to 10⁵ to around 1 into 10⁶ radicals per centimeter cube in the troposphere. और मेनली क्योंकि हमने देखा है कि जो हाइड्रोक्साइड रेडिकल का जो मेन सोर्स है वो डिस्कस किया था कि बेसिकली थ्रू द ब्रेकडाउन ऑफ और डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे एरियाज के जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और जहाँ पे बारिश वगैरह ज़्यादा होती है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पे क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा एटमॉस्फेयर में होंगे, तो वहाँ पे जो है बेसिकली जो हाइड्रोक्साइड रेडिकल की कंसंट्रेशन जैसे ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे ज़्यादा होती है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, जैसे कहा जाता है कि उसमें अराउंड 20% हाई लेवल होता है हाइड्रोक्साइड रेडिकल का देन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसकी वजह से वहाँ पे जो इस एरिया में जो कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वहाँ पे सिग्निफिकेंटली कम है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड रेडिकल जो हैं बेसिकली ये कार्बन मोनोऑक्साइड की जो को कंज्यूम करते हैं, उसके साथ रिएक्ट करते हैं और उसको CO2 के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द very important and major role of these hydroxy radicals in protecting our environment. ठीक है, so ये जो हमारी कुछ स्लाइड्स हैं हम इनको इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज के लिए जो है वो इतना ही था। ठीक है, थैंक यू एंड